नमस्कार दोस्तों, ए टू बी टीकेडी न्यूज़ के नींव के पत्थर इस सेगमेंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के उस अनमोल मोती को आपके सामने लेकर आए हैं जिसकी पहचान होना सभी ताइक्वांडो खिलाड़ियों के लिए बहुत आवश्यक है। और खास तौर पे हमारे जितने भी हिंदुस्तान की फीमेल ताइक्वांडो प्लेयर्स हैं उन सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारी नींव का वो कौन सा पत्थर है जिसने हिंदुस्तान की ताइक्वांडो में सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और ब्लैक बेल्ट हासिल की। अगर हम दोस्तों बात करें किसी दूसरे स्पोर्ट्स की, तो उस स्पोर्ट्स के जितने भी चाहने वाले हैं, चाहे उन्होंने कभी क्रिकेट का बैट उठाया हो ना उठाया हो, कभी किसी ने टेनिस का रैकेट उठाया हो ना उठाया हो, लेकिन वो आनंद अमृतराज, विजय अमृतराज क्रिकेट में उन सभी पुराने खिलाड़ियों के नाम ले देंगे जिनकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन अगर हम ताइक्वांडो की बात करें तो हमारे आज के भी बहुत सारे मौजूदा ग्रैंड मास्टर, मैं सभी की बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे ग्रैंड मास्टर ऐसे जिनको ये भी नहीं पता कि हिंदुस्तान की पहली ब्लैक बेल्ट फीमेल ताइक्वांडो प्लेयर कौन थी। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें पूरा विश्वास है कि इस एपिसोड के बाद हिंदुस्तान के ताइक्वांडो खिलाड़ी इस बात को बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि हिंदुस्तान में फीमेल ताइक्वांडो का चैप्टर लिखने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी, क्या उनकी अचीवमेंट रही और कैसा उनका सफर रहा, कब उन्होंने शुरू किया और आज वो क्या कर रही है। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं हिंदुस्तान की पहली महिला ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो खिलाड़ी किरण उपाध्याय जी से। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ए टू बी टीकेडी न्यूज़ के इस एपिसोड में। नमस्ते प्रभाकर जी। तो आइए मैम स्टार्ट करते हैं आज की बातचीत। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। लेट्स स्टार्ट। मैम, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इस चीज को जानना चाहेंगे कि आपने ताइक्वांडो कब और किससे इंस्पायर होकर शुरू किया। जब मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया था तब दिस वाज समवेयर इन end of 78, 79, 1978, 79. That time क्या हुआ था कि ब्रूस ली की मूवीज काफ़ी आई थी, तो आई वॉज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट एंड मुझको पता नहीं क्यों पसंद आया था ब्रूस ली द वे ही वॉज। एंड लकीली हमारे स्कूल में, जिस स्कूल में हम जाते थे, वहाँ पे ताइक्वांडो स्टार्ट किया गया। अब हम लोगों को कुछ पता तो नहीं था कि ये ताइक्वांडो है, वो कराटे था, वो कुंफू था, या जूडो था, या जो भी था, बट हमारे यहाँ ताइक्वांडो स्टार्ट हुआ एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ताइक्वांडो। So I am glad that it was taekwondo because I think it's a flexible sport and really builds your overall performance. So इस तरीके से तो ताइक्वांडो जिंदगी में आया। दोस्तों, 70s, लेट 70s और अर्ली 80s के बीच के अगर कितने भी आपको मार्शल आर्टिस्ट मिलेंगे तो वहाँ सबके साथ एक कॉमन चीज मिलेगी, और वो है कि सबको इन्फ्लुएंस करने वाला एक ही हीरो था और वो थे ग्रेट ब्रूस ली। मैम, आपकी एज क्या रही होगी उस समय? I must have been about 9 years that time. Yeah. किरण मैम, हमारी जानकारी के अनुसार आप हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के इतिहास की वो मील का पत्थर हैं जिन्होंने एक महिला होते हुए सबसे पहले ब्लैक बेल्ट हासिल किया। जब हम जो स्कूल में जा रहे थे वो गर्ल्स स्कूल था,
सो ताइक्वांडो जब वहाँ स्टार्ट हुआ, हम करीब 55 गर्ल्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया ये क्लास। करते 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 इवन माय सिस्टर्स मेरे साथ ज्वाइन करे थे इनफैक्ट, बट जैसे जैसे एक्सरसाइजेज और टफ होती गई वैसे वैसे ड्रॉप आउट्स होते गए। मेरे दोनों बहनों ने भी छोड़ दिया एंड धीरे 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 सब लड़कियों ने छोड़ना स्टार्ट कर दिया, एंड आई वाज द ओनली गर्ल फ्रॉम दैट क्लास जो ब्लैक बेल्ट तक आई, जिन्होंने अपना ब्लैक बेल्ट कंप्लीट किया। सो इट वाज अ न्यू थिंग फॉर गर्ल्स एंड आई वॉज हैप्पी कि हम लोग इतने सारे लोग हैं जो कि स्टार्ट करें सीखना। लेकिन एट द एंड ऑफ इट आई वॉज द ओनली गर्ल हु सर्वाइव्ड द होल थिंग एंड कंटिन्यूड टिल आई गॉट माय ब्लैक बेल्ट। देखिए, कितनी सारी गर्ल्स ने एक साथ शुरू किया, लेकिन सच्चाई क्या है कि सिर्फ एक ही ने सरवाइव किया। सरवाइव उसने किया जिसके अंदर हिम्मत थी। मैम, आपके शुरुआती दौर में जब लोग सही ढंग से ताइक्वांडो को जानते भी नहीं थे, ताइक्वांडो को प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते थे, तब ताइक्वांडो जैसे खेल को लोग कैसे देखा करते थे? उनका नजरिया क्या था देखने का? सो जब ताइक्वांडो जब इट वाज जस्ट इनिशियल स्टेजेस, जब ताइक्वांडो नाम किसी ने सुना था, जब हम लोग ने सीखना चालू किया, हमने खुद ने ही फर्स्ट टाइम सुना था ताइक्वांडो। एंड सबके लिए तो जनरली यहाँ लोगों का थिंकिंग क्या है, जूडो कराटे जूडो कराटे। आज भी लोग, कई बारी पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कि हमारे बच्चे को जूडो कराटे सीखना, तो उनको मेरे को बताना पड़ता है कि भाई ये है ताइक्वांडो, ये है जूडो, ये है कराटे, ये डिफरेंस है। ताइक्वांडो और कराटे के बीच का डिफरेंस तब वो जाकर के समझते हैं कि ताइक्वांडो में क्या फर्क है। सो इनिशियली तो जब हमने भी स्टार्ट किया तो जनरली लोग बात करते थे हाँ कराटे सीख रही है। बट जैसे जैसे मैंने भी आगे आगे अपना स्किल डेवलप किया तो क्लियरिटी आती गई कि ये मेन बेसिक डिफरेंस क्या है ये आर्ट में। एंड वो हमेशा आई मेड इट अ पॉइंट कि सबको मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर सकूं कि ये ताइक्वांडो है और हम ताइक्वांडो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि लोग आज भी ताइक्वांडो को जूडो कराटे के साथ ही जोड़कर देखते हैं। मैम, आपको परिवार का, आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसे मिला? सपोर्ट तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे मॉम ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हम 3 सिस्टर्स हैं, जिनमें मेरी एल्डर सिस्टर डॉक्टर हैं, यंगर सिस्टर एयर होस्टेस हैं, एंड मैं स्पोर्ट्स में हूँ। सो ऐसा कुछ नहीं था कि आपको यही करना है। माय मदर इज़ अ डॉक्टर, लेकिन उन्होंने मुझको कभी फोर्स नहीं किया कि आपको डॉक्टर ही बनना है। आप फ्रीडम थी आपको कि आपको क्या करना है। मैंने सिलेक्ट किया ये ताइक्वांडो, वो भी। लेकिन ऐसे मेरे काफ़ी सारे एम्बिशंस थे, लाइक आई वांटेड टू बिकम अ पायलट, आई वांटेड टू बिकम अ IPS ऑफिसर। बट वो जो गाइडेंस तब इतनी क्लैरिटी नहीं होती थी कि क्या करना चाहिए, क्या कोशिश करी थी, लेकिन somehow I think I was very sports inclined, and as I got my black belt, जैसे ही मुझको मिला ब्लैक बेल्ट, जिस स्कूल से मैंने सीखा था उनकी प्रिंसिपल ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि किरण, नाउ आपको तो ब्लैक बेल्ट मिल चुका है, तो व्हाई डोंट यू कम एंड ट्रेन आवर गर्ल्स इन द स्कूल। एंड उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में एकदम से रख दी, एंड that's how my teaching career started. I started teaching taekwondo in this manner. तो कहीं से भी मतलब कोई स्टॉपेज नहीं था। अगर आप फैमिली की बात कर रहे हैं तो फुल सपोर्ट था। दिन रात आप करो ताइक्वांडो, लग जाए तो हमारे पास मत आना कि भाई हमको लग गई, ये टूट गया, वो टूट गया। इनफैक्ट माय मदर तो जब कितनी बारी मुझको लग जाती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मुंह में,
तो उन्होंने अरे ये नहीं बोला अरे तुम लड़की हो लग वग जाएगी कैसे होगा नहीं, उन्होंने बोला नहीं ठीक है यार ये तुम्हारे मेडल्स हैं और जब तक लगेगी नहीं तब तक तुमको पता कैसे चलेगा कि तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। सो फुल सपोर्ट था। हम नेशनल से सब भी जाते थे एंड वी हैव ट्रैवल्ड in those days through trains and all, local trains, यहाँ जब क्लास टू क्लास जाना पड़ता था तो लोकल ट्रेन्स में भी जाते थे, बसेस में जाते थे। जब नेशनल से सब जाते थे तो आउट स्टेशन ट्रेन्स में जाते थे। पूरी पूरी महाराष्ट्र की टीम हमारी हम साथ साथ जाते थे। तो कभी ऐसा कहीं से रुकावट नहीं आई कि पेरेंट्स ने बोला हो कि आप नहीं जा सकते हैं, आप इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। कैसे न कैसे हम अपने सहूलियत के हिसाब से हमने कोशिश करी एंड वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग। बिना पेरेंट्स की सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करना वाकई में नामुमकिन है। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा किरण जी कि आप कंपटीशन की तैयारी कैसे क्या करते थे? कंपटीशन की तैयारियां तो मतलब इसी जब हम स्टूडेंट थे तो और हमारे सामने ना कुछ लक्ष्य आता ही नहीं था। ऐसे लगता था कि बस I want to be the best. I want to be the best. I want to make my instructor, my master very proud of me and my parents very proud. So जब मुझको मौका मिलता, जितने एक दिन में अगर मेरे को बैक टू बैक क्लासेस भी जाना पड़ता मेरे इंस्ट्रक्टर के तो हम करते थे और जाकर प्रैक्टिस करते थे। एंड कभी सर ने ये नहीं बोला कि नहीं तुमने अभी आज कर लिया है अब इस क्लास में मत आओ या क्या। आप उनको अगर वो हमको 4 घंटा करा रहे हैं प्रैक्टिस तो हम 4th आवर खत्म होते होते ये नहीं बोलते सर थक गए, हिम्मत ही नहीं होती थी। खैर एंड वो जोश ही इतना होता था कि वी यूज्ड टू गिव 100%। एंड अगर आपको कुछ अचीव करना है तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। कुछ इजी नहीं है ना, नथिंग कम्स इजीली। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इट विल शो, एंड अगर आप प्रैक्टिस करोगे वो भी इट विल शो। एंड देन जब आप एक फीमेल हो मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट में तो आपको बहुत और ज़्यादा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। बिकॉज पीपल थिंक कि नहीं ये तो मेल का स्पोर्ट है एंड फीमेल्स तो वीक होते हैं एंड ऑल्सो टू जस्ट prove them that we can also stand as strong as they are. We can also stand unke barabar and practice. We used to give our best and bring medals for our state. बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल कोई प्रैक्टिस के टाइम पे मेल और फीमेल का जब फर्क आ जाता है तो वहाँ प्रैक्टिस बिल्कुल प्रभावित होगी। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका पहला बड़ा कंपटीशन कौन सा था? स्टेट लेवल में तो काफ़ी सारे होते ही रहते थे कॉम्पिटिशन्स एंड उसमें तो पार्टिसिपेट करते थे। नेशनल्स मुझको याद है आई थिंक अबाउट 85 में कुछ था नेशनल्स एंड फॉर गर्ल्स फर्स्ट टाइम था क्योंकि अब जा करके थोड़ी बहुत लड़कियां हुई थी अराउंड द स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स में भी तो जा करके हुआ था। एंड उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था एंड उसी में मेरा ब्लैक बेल्ट का टेस्ट भी हुआ था। तो वो जब ब्लैक बेल्ट का टेस्ट वाज समथिंग दैट आई कैन नेवर फॉरगेट बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट परफॉर्मेंस एक ओपन स्टेज में वेयर पूरे इंडिया से लोग आए हुए हैं। दिस वाज इन दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में एंड आई ओनली हैड माय मास्टर्स फेस इन फ्रंट ऑफ मी एज आई वाज परफॉर्मिंग। एंड जब वो ब्लैक बेल्ट एग्जाम दे रहे थे तो वैसे भी आपके ऊपर सबकी नजर थी उस हॉल में बिकॉज इट वाज द फर्स्ट black belt test ever happening for a woman in India.
and it was like I couldn't let down my instructor. I had to, place. I had to stand to his expectations. So it was something very unique for me because at the end of my performance, I remember everyone in the stadium standing and clapping, uh, which was amazing. Which was amazing. Inside I was shivering because of the expectations from me, but outside I was awestruck because people made that effort to stand up and clap and appreciate what I did. So वो मेरे लिए सबसे 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 ज़्यादा मेमोरेबल है. It has very good memories for me. I can never forget that. A2P न्यूज़ के जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको पता चल गया होगा कि 1984 में किरण जी ने दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम के अंदर अपना ब्लैक बेल्ट का एग्जाम दिया और आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस ग्रेड में होंगे. किरण जी 80 का जो दशक था उस समय पे भी हमारी जो फीमेल एथलीट्स थी वो इतना आगे नहीं थी जितना आज की डेट में, ना ही उनके लिए ऐसा एक माहौल था. तो आपको ताइक्वांडो जैसा अग्रेसिव खेल सीखने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? आपने मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो को मार्शल आर्ट से स्पोर्ट्स बनते देखा है. परेशानियाँ तो काफ़ी थी इन द सेंस कि ईगोस बहुत मुझे सामना काफ़ी ईगोस का करना पड़ता था क्योंकि मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट था. तभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो एज अ स्टूडेंट ऑल्सो लाइक जैसे जैसे आप बेहतर होते गए, कई बारी तो आपने मेल फाइटर्स को भी डिफीट किया. एंड तो जब ये होता था तो मैंने देखा है कि काफ़ी मेल कलीग्स मेरे ना ईगो पे ले लेते थे. एंड तो जब हम फाइट कर रहे होते एंड कभी अगर मैं मार दूं और लग जाए उनको तो वो ना जैसे बौरा जाते थे एंड दे वुडंट लाइक इट. एंड फिर वो फाइट ही कुछ अलग ही मोड़ ले लेती थी जिसमें कि कई बारी मुझको चोट भी आई है एंड कई बार मैंने भी चोट पहुंचाई है. सो ये छोटे मोटे ईगो प्रॉब्लम्स तो होते ही रहते थे. बाकी ऐसे कोई मेजर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था व्हेन वी वर प्रैक्टिसिंग. तो मैं चाहूँगा कि आप अपने पहले कोच का नाम जरूर बताएं. जैसे आपको मार्शल आर्ट के लिए इंस्पायर किया ब्रूस ली ने, लेकिन आपको ताइक्वांडो सिखाने वाले कोच कौन थे? मेरे जो ओरिजिनल कोच हैं वो मास्टर इवान जसुदासन हैं. तो बट फिर उन्होंने फेडरेशन हमारा छोड़ दिया था एंड हम सडनली हमारे ऊपर से एक हमारे मास्टर का हाथ ही हट गया था. सो देन वी केम टू नो अबाउट द ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया. जिमी सर जिमी चक्तियानी जिनको चला रहे थे, तो हमने उनको जाकर के ज्वाइन किया एंड वी आर स्टिल विद हिम एंड जिमी सर स्टिल विद अस एंड वी आर वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया. अच्छा, उस समय भी बहुत ज़्यादा ताइक्वांडो के प्लेयर बहुत फेमस तो नहीं थे, तो आपको सबसे ज़्यादा किस खिलाड़ी ने प्रभावित किया? जैसे मैंने आपसे बताया कि ब्रूस ली जी, ब्रूस ली तो सभी के प्रेरणा स्रोत रहे ने मुझको इंट्रोड्यूस कराया मार्शल आर्ट से. सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद ब्रूस ली एंड आई थिंक वही I can give full credit to him for making me get interested in any kind of martial art.
So yes, I very proudly say that because of Bruce Lee's movies, I started learning martial arts. 1978 79 टू आज 2020 आ गया, ऑलमोस्ट 42 ईयर्स, बट लगभग 36 ईयर्स बहुत एक्टिवली आपने पार्टिसिपेट किया। तो आज मैं 36 ईयर्स को काउंट करूंगा कि 36 ईयर्स के बाद आपको क्या लगता है कि ताइक्वांडो कहाँ खड़ी है? Yes, it's been about 36, 38 years. But that is since I'm teaching. Student, I see the main difference जो उस टाइम का स्टूडेंट में एंड ये टाइम के स्टूडेंट में ये है कि जो डेडिकेशन उस समय हम देते थे, जितना भी हमारे इंस्ट्रक्टर हमसे प्रैक्टिस करा ले, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हम लगे ही रहते थे, विदाउट कंप्लेनिंग, विदाउट, हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी कि कुछ कंप्लेन करें और सर को बोलें कि सर बस अब नहीं होगा, नहीं, वो जब तक बोलेंगे तब तक हम करते ही रहते थे। दैट इज समथिंग इज मिसिंग टुडे। जो वो डेडिकेशन या परसिवियरेंस बोल दो, या जो सस्टेन करने का जो एक हिम्मत थी ना, वो आज थोड़ा सा मिसिंग लगता है मुझको, क्योंकि पहले तो हमारे इंस्ट्रक्टर हमको मार भी देते थे, हाथ उठा देते थे या डांट देते थे जोर से, या पनिश कर देते थे, मतलब फिजिकल पनिशमेंट मिलता था। आप नकल्स में क्रॉलिंग कर रहे हैं, नाक में पुशअप्स कर रहे हैं, टॉर्चर जैसे बोलते हैं, लेकिन मजा आता था, हम लोग कर भी लेते थे। आज की तारीख में आज थोड़ा सा यू हैव टू बी अ लिटिल मोर प्यार से करना पड़ता है विद स्टूडेंट्स, बिकॉज डेडिकेशन वो लेवल का है नहीं। बहुत इजीली लोग गिव अप कर देते हैं आजकल। अगर आप ज़्यादा उनको ज़्यादा प्रैक्टिस कराओगे, ज़्यादा थकाओगे, तो वो छोड़ भी देंगे, क्योंकि और भी क्लासेस हैं, दे कैन कैरी ऑन and learn from somebody who will not make them so tired. So ये तो एक major difference है ही। किरण जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि आप बॉम्बे में हैं और बॉम्बे को सभी लोग एक ड्रीम सिटी के तौर पे देखते हैं, हर यंगस्टर बॉम्बे पहुंचना चाहता है, और आज आप खुद एक उन सेलिब्रिटीज की सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं जिनसे लोग और खासतौर से हमारा यूथ बहुत इंस्पायर होता है, उनके लाइफस्टाइल से, उनकी हर एक अदा से। तो आप कैसा फील करते हैं? आपने किन किन सेलिब्रिटीज को ट्रेन किया? It has just happened that सेलिब्रिटी वर्ल्ड में एक मुझको मौका मिला था, एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ बढ़ते गए क्लाइंट्स, एंड काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बच्चों को और जिनको खुद को सेलिब्रिटीज़ को मैंने सिखाया है। शुरुआत में तो पहले तो शिल्पा शेट्टी है, उनकी बहन थी, वो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। देन शाहरुख खान एंड उनके तीनों बच्चे। खुद शाहरुख खान कभी कभी कर लेते हैं प्रैक्टिस हमारे साथ, एंड ऋतिक रोशन उनके बच्चे, संजय दत्त उनके बच्चे, एंड ऐसे बहुत हैं, करिश्मा कपूर उनके बच्चे भी करते हैं, चंकी पांडे हैं उनके बच्चे भी करते हैं। सो लाइक अनन्या पांडे हो या राइसा पांडे उनकी बहन, आर्यन खान, ऑल काफ़ी सेलिब्रिटीज को सिखाया है, बट टच वुड ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी सिंसियर, एंड पेरेंट्स ने बहुत इंटरेस्ट लिया है उनके, एंड
ऐसे ही नहीं कि जस्ट बिकॉज कि हम एक सेलिब्रिटी हैं तो हम एक अपने बच्चों को ऐसे ही शो ऑफ के लिए सिखाएं, नहीं। ईच चाइल्ड, ये जितने भी आए हैं मेरे पास, बहुत सिंसियरली इन्होंने प्रैक्टिस करी है, बहुत सिंसियरली पार्टिसिपेट किया है कॉम्पिटिशन्स में, क्लासेस में हमारे, अपने अपने बेल्ट्स लिए हैं, ब्लैक बेल्ट्स तक गए हैं कई लोग इसमें, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। एंड इट फील्स गुड कि ये लोग भी इतना इंटरेस्ट लेते हैं इस स्पोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसे लोग हमारे गेम के साथ जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी गेम की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। डेफिनेटली इट फील्स गुड बिकॉज यस, बहुत लोग इनको चाहते हैं, ये सारी सेलिब्रिटीज को, एंड इतना अच्छा लगता है कि व्हेन दीज सेलिब्रिटीज आकर के आपको सपोर्ट करते हैं एंड आपके बारे में लोगों से बात करते हैं या इस आर्ट के बारे में बात करते हैं, एंड दे जब से सीखे हैं ये लोग, इन सबको पता हो गया है कि ताइक्वांडो क्या चीज़ है, अलग अलग स्पोर्ट्स क्या, अलग अलग मार्शल आर्ट्स का डिफरेंस क्या है। सो दे ये लोग जब इंटरेस्ट लेते हैं तो पूरी तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं, वेरी सिंसियरली करते हैं, सो इट ऑलवेज फील्स गुड। एंड कौन चाहता है कि उनको सपोर्ट ना मिले, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझको इनसे सपोर्ट मिलता है। इट बिकम्स अ लिटिल मोर इजियर टू प्रमोट द स्पोर्ट। किरण मैम, मैं चाहूँगा कि आप हमारे A2P के सभी दर्शकों को और ताइक्वांडो के जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उन सभी को ये बात जरूर बताएं कि एक खिलाड़ी के तौर पे आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं ब्लैक बेल्ट से और आज तक आपने क्या कुछ अचीव किया। एक खिलाड़ी के तौर पर मेरी जो भी अचीवमेंट्स हैं वो, फॉर एग्जांपल, आई एम अ 7th Dan ब्लैक बेल्ट, इंडिया के फर्स्ट 7th Dan ब्लैक बेल्ट लेडी इंस्ट्रक्टर। I have entered the Limca Book of Records not once or twice, 3 times. First time I entered when I got my 4th Dan. I was the first lady instructor in India to get a 4th Dan. Next I entered when I got my 5th Dan, I think. Yeah, and now my current record is for the 7th Dan. This year I was supposed to get my 8th degree. बट वो 8 डैन के लिए आपको कोरिया जाना पड़ता है, जो कि आप तो इस साल तो सबको पता ही है क्या हुआ है, तो कोविड की वजह से आई कुडंट गो। तो देखिए अभी अगले साल आई एम होपिंग कि आई कैन गो टू कोरिया एंड डू माय 8th डैन। देन लेटेस्ट मेरा अचीवमेंट ये था, लॉकडाउन में ऑनलाइन पुमसे कंपटीशन हुआ था। पुमसे इज द लाइक काताज होते हैं कराटे में, पुमसेज आर द फॉर्म्स, ताइक्वांडो फॉर्म्स। तो इसमें मुझको मास्टर्स डिग्री कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला था। दिस हैपेंड समवेयर इन सितंबर आई थिंक 2020। सो इसमें मैंने गोल्ड लिया है, एंड जहाँ भी मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का कर लेते हैं। माय स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव इन ऑल द कॉम्पिटिशन्स। हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमको क्या बोलते हैं, ओवरऑल ट्रॉफीज मिले हैं, ओवरऑल कंपटीशन के ट्रॉफीज मिले हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोग्रेस and the achievements that my students and me have got till now. और दोस्तों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के पीरियड के अंदर भी जो रेगुलर ट्रेनिंग्स थे वो कोई ना कोई ट्रेनिंग करते रहे, और कहा जाता है ऐसा कि पुमसे के अंदर ताइक्वांडो की आत्मा बसती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा मैक्सिमम यूथ जो है वो सिर्फ क्योगे की तरफ ध्यान देता है। लेकिन अभी जैसे लॉकडाउन पीरियड में मास्टर जिमी जिक्त्यानी ने पुमसे कंपटीशन कराया, जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन ने पुमसे कंपटीशन कराया, फिर इंडिया ताइक्वांडो ने एक ऐसा अभूतपूर्व कंपटीशन करा दिया जिसके अंदर 2000 से ज़्यादा
पुमसे के प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, फिर दिल्ली के अंदर कंपटीशन हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आगे पुमसे बहुत ज़्यादा प्रमोट होने वाला है। किरण जी, मेडल जीतने के बाद घर वालों का कैसा रिएक्शन रहा? इट्स ऑलवेज जब आप जीतते हो कोई भी कंपटीशन एंड आपको पता है कि आपके घर वाले सब वेट कर रहे हैं आपके लिए एंड बहुत बेचैनी से वेट कर रहे होते हैं टू सी द मेडल एंड so it is like as soon as possible आप भागो घर अपना मेडल लेके and feels absolutely out of this world to go and show your gold medal to your parents and to your family and because of their support you've got it so उनका तो हक बनता है। किरण मैम, कभी नेशनल रेफरी या नेशनल कोच बनने का विचार मन में नहीं आया? I am a national referee, I am a national instructor. तो वो तो बन ही गए हैं। इनफैक्ट हम लोग तो इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर कोर्स भी करके आए हैं कोरिया से। सो या ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया है नेशनल एंड रेफरी और इंस्ट्रक्टर। आई एम अ नेशनल रेफरी एंड इंस्ट्रक्टर। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इंटरनेशनल कोच सर्टिफिकेट भी आपने किया है और आप नेशनल इंटरनेशनल रेफरी भी हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपको एरेना में हम एक्टिव रोल में देखेंगे। मैम, आप जानती हैं जैसे कि आज की डेट में ताइक्वांडो फेडरेशन जो है वो डिस्प्यूट में है, तो आप इस डिस्प्यूट को किस तरीके से देखती हैं? फेडरेशन की लड़ाई को किस तरीके से आप देख पा रही हैं? The saddest part of this whole thing is ये जो फेडरेशंस में लड़ाइयाँ चलती हैं and for what is this? क्या पावर, क्या किसी का कुछ फायदा तो मुझको दिखता नहीं है इसमें। It is just that you're losing out on very good players and the interest of genuine players is lost when there are two parties fighting for rights and no use of these powers that they're fighting for. So even I have wasted so much of my precious time because there were federations fighting and we didn't know where to go. Like my own instructor went into this trip and went against the federation and then he was debarred from the federation. So again we lost so much. I mean, he was such a good instructor, but because our black belts and everything were stuck, so we had to join the federation. But my point is like अगर आप भी रहते फेडरेशन के साथ तो आज और कितना strong होता वो फेडरेशन। So I don't see any बेनिफिट या कोई किसी का फायदा नहीं होता है ये लड़ाइयों में। इसमें नुकसान ही नुकसान है। गिने चुने लोग हैं जो कंटिन्यू करते हैं कैसे भी ये आर्ट, लेकिन उसमें से कई ज़्यादा हैं जो ड्रॉप आउट कर देते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इनटू ये स्टूपिड ईगो प्रॉब्लम्स एंड फाइट्स। बिल्कुल दोस्तों, बहुत जल्दी हिंदुस्तान की ताइक्वांडो एक नए तरीके से सबके सामने आएगी। इस चीज़ का मुझे व्यक्तिगत तौर पर पूरा विश्वास है और आने वाला समय हिंदुस्तान के ताइक्वांडो खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है, विश्वास कीजिए। किरण मैम, आप काफ़ी शुरू से ही ताइक्वांडो से जुड़े रही हैं। आपको लगता है कि ताइक्वांडो खिलाड़ियों को जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो पहचान अभी तक भी नहीं मिल पाई है? Yes, I am in Taekwondo since 1978. तो इतने साल हो गए मुझको इसमें। जब हम उस समय जब खुद नेशनल्स और ये सब करते थे, इंटरनेशनल जाने के लिए we didn't have any support from the government or
or the federation or anybody. We had to bear our own expenses. और उस ज़माने में who had spare money to put in to go and participate in an international competition? So नहीं हो पाया. आज भी because of so much of hassles going on between federations, अच्छे players हैं, उनको sponsorships नहीं मिलते हैं, खुद को ही अपना पैसा लगाना पड़ता है. तो like I said, we are losing out on very good players. I wish the government would come ahead and give us more support and give us that push that is required to go train abroad and participate in competitions. I hope someday one has to just go and practice without thinking कि वो आगे कैसे इसको खर्चा उठाना है and all that. उसको खाली इतना focus हो कि वो practice करते रहे, बाकी everything will be taken care of. That will be a very good day. किरण मैम, आपको अपने समय की जो ताइक्वांडो थी, आपने ताइक्वांडो मार्शल आर्ट से ताइक्वांडो स्पोर्ट्स तक का सारा सफर खुद तय किया है, एक खिलाड़ी के तौर पे भी, एक कोच के तौर पे भी. तो टेक्निकल रूप से आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है आज की ताइक्वांडो में और 80s की ताइक्वांडो में? टेक्निक वाइज तो डेफिनेटली ताइक्वांडो हैज ग्रोन अ लॉट. जब हमने शुरुआत करी थी तब हम कॉम्बैट स्टाइल करते थे, जिसमें कि इट वाज टोटल ब्रूटल स्टाइल, जिसमें कि कोई ये नहीं था कि आप फेस पे नहीं मार सकते हो पंच और एल्बो, या इसमें सब कुछ था. टोटल इट वाज वियतनामी स्टाइल, जो टोटल ब्रूटल कॉम्बैट स्टाइल ऑफ ताइक्वांडो वी स्टार्टेड विद. देन धीरे धीरे वो स्पोर्ट्स स्टाइल में आ गया एंड इट बिकेम लिटिल मोर जेंटल एंड little more softer. Now it has become more child friendly because more and more kids participate, so they become very careful about all the guards, the helmets, the mouth guard, the chest guard, shin guard, arms guard, everything is compulsory for you to wear. And even the point systems and all, it's just a touch on the face with your kick is enough to get you good points. ये नहीं कि ये ना जोर से लगना ही चाहिए and all that, ऐसा नहीं है. ये सब फर्क तो आ ही गया है. It is and technique wise also it has grown leaps and bounds. जो अभी it has become very fast. It's absolutely a very fast sport. देयर इज नो क्या बोलते हैं, कोई गुंजाइश नहीं है स्लोनेस के लिए. आपने बहुत फास्ट होना है आपके किक्स में, रिएक्शंस में, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स में अपने. यू हैव टू बी वेरी फास्ट. काउंटर अटैक ऐसे होता है, तो आजकल है ना ज़्यादातर काउंटर अटैक की ही प्रैक्टिस की जाती है, ना कि अटैक की. सो दैट इज अ बिग डिफरेंस नाउ. डिसिप्लिन को आप कैसे देखते हैं आज के ताइक्वांडो खिलाड़ियों में? अनुशासन इज डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सब थोड़ा तो बैक सीट ले ही लिया है. आई विल से आउट ऑफ पहले अगर 100 लोग थे, वो टोटल फोकस था उनका, टोटल डिसिप्लिन. जो सर ने हमारे बता दिया, जो इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया, वही फर्स्ट एंड लास्ट है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं. आज इट हैज चेंज्ड अ लिटिल. आज है ना लोग एडजस्ट करना सीख गए हैं. आज उनको सब कुछ करना है. सो इट इज नॉट जस्ट ताइक्वांडो ही उनको करना है, आजकल बहुत कुछ करना है. तो टू स्क्वीज इन टू मेनी थिंग्स हमको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है. सो आई फील थोड़ा सा अनुशासन हो, या
पेशेंस हो या डिसिप्लिन हो, जो भी हो, वो थोड़ा सा तो डगमगा गया है। जी बिल्कुल। डिसिप्लिन उस समय पे जो था और आज का जो डिसिप्लिन है, थोड़ा सा तो फर्क दिखाई देता है। शायद हमारे जो सोसाइटी का जो सिस्टम चेंज हुआ है, उसके साथ साथ डिसिप्लिन के मीनिंग भी चेंज हो गए हैं। किरण मैम, यदि आपको एक मौका दिया जाए तो आप हिंदुस्तान की ताइक्वांडो को इंटरनेशनल लेवल का बनाने के लिए क्या कुछ करना पसंद करेंगे? हिंदुस्तान में ताइक्वांडो को इंटरनेशनल बनाने के लिए पहले तो गवर्नमेंट आगे आए हमें सपोर्ट करने के लिए। लाइक आई सेड कि ये ना सोचना पड़े कि पैसा कहाँ से लगाएं, यू नो, कि पैसा भी कमाना है और साइड में प्रैक्टिस भी करना है। नहीं, एटलीस्ट हमको अगर एक ही चीज दिया जाए कि हमें बस ताइक्वांडो ही तुम करो, बाकी आपका सारा हम देख लेंगे। अगर गवर्नमेंट हमको इतना सपोर्ट कर दे, इट विल बी टू गुड। जैसे कोरिया एंड कई कंट्रीज में ऐसे हैं कि उनके जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो दिन में 6-7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, बस वो ताइक्वांडो ही करते हैं, वो और कुछ करते ही नहीं है। बाकी जो भी उनका है अर्निंग्स है वो गवर्नमेंट देखती है, स्पॉन्सर करती है। सो जो खिलाड़ी है वो अपना 100% दे रहा है बिना कोई टेंशन के। तो अगर हमको गवर्नमेंट ये दे तो हम भी वही करें। एंड प्लस वी वुड लाइक टू ऑर्गेनाइज अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स इन इंडिया। जब तक आप बुलाओगे नहीं बाहर के लोगों को अपने देश में और उनको दिखाओगे नहीं कि आप भी इतना बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड आपके भी खिलाड़ी कहीं किसी लेवल पे हैं, तो कैसे इंडिया का नाम आगे आएगा। हम जाते हैं वहां पर जाकर के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, आ जाते हैं एक सर्टिफिकेट लेके, बस वो हमारे और वो ऑर्गेनाइजर्स के बीच की ही बात है कि और किसी को पता ही नहीं चलता। जब तक आप एक बड़ा इवेंट यहाँ नहीं करते ऑन अ रेगुलर बेसिस, जहाँ से 10 कंट्रीज से लोग आए, 20 कंट्रीज से लोग आए, देखें, यहाँ रहें, यहाँ थोड़ा से कैंप्स ऑर्गेनाइज करें हम, यू नो, सो how otherwise will it reach anything above India? So for India also to be known in that circuit, I think we need to take this huge step. So I hope someone is listening somewhere. किरण मैम, आप खुद भी पुमसे की प्लेयर हैं, क्योटी की प्लेयर भी रही हैं, और आज पुमसे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। आप क्या देखते हैं कि हिंदुस्तान के पुमसे प्लेयर्स क्या इंटरनेशनल लेवल पे कामयाब हो पाएंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मिलेगी। मैंने देखे हैं, आई माई सेल्फ एम नंबर ऑफ टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट फॉर पुमसे इन इंडिया, एंड आई हैव सीन हमारे पास भी बहुत टक्कर के लोग हैं जो एक कंपटीशन, टफ कंपटीशन दे सकते हैं इंटरनेशनल में भी। सो व्हाई नॉट। अब जाकर के जैसे तुमसे इज गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, ये कंपटीशन भी होता है। नहीं तो पहले था खाली फाइट एंड कई लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे क्योंकि कई लोगों को फाइट पसंद ही नहीं है। So now there is a chance that they can also participate and win medals in Pumse. So yes, why not? We have very good players for that, and as the days are going by, जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, we are getting better at it. So I would definitely say yes. It's a fantastic opportunity for anyone to go ahead and win medals internationally also. आप हमारे इस A2P TKD न्यूज़ के माध्यम से ताइक्वांडो के खिलाड़ियों को, उनके पेरेंट्स को, और विशेष तौर पर हमारी जितनी भी फीमेल सोसाइटी है उसको क्या मैसेज देना पड़ेगा? Yes, the A2P Taekwondo News
के माध्यम से मुझको जितनी भी फीमेल्स हैं इस कंट्री में, आई वॉन्ट यू टू लर्न ताइक्वांडो। एक कोई भी मार्शल आर्ट, चाहे ताइक्वांडो हो, जूडो, कराटे हो, कुंफू हो, जो हो, आप करिए, क्योंकि ये खुद के लिए है, आपके लिए, और किसी के लिए नहीं है। एटलीस्ट आप इतना तो ट्रेनिंग ले ही सकते हैं जो कि आपको एक सिचुएशन से बाहर निकाल सके। अगर कभी कल को कुछ सिचुएशन आ जाती है तो आप अपने आप को बचा सकें। एटलीस्ट वो बेसिक तो यू मस्ट लर्न। ऐसा मत सोचिए कि नहीं मैं तो लड़की हूँ, मैं नहीं कर सकती। नहीं, वो जमाना गया। आपको अपने लिए करना है ये। एंड प्लीज कुछ नहीं तो 1 महीने का, 2 महीने का कुछ ट्रेनिंग लेके आप अपनी हिफाजत के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए एक थोड़ा सा सीखिए। और अगर आपको इंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा है, मुझको आप फोन करिए। आई विल मेक इट अ पॉइंट कि आपको कहीं ना कहीं से कोई इंस्ट्रक्टर मिले, या मैं खुद आपको अगर सिखा सकूं तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू हेल्प यू। सो मेरी एक आपसे यही गुजारिश है कि प्लीज लर्न एनी मार्शल आर्ट, एटलीस्ट द बेसिक्स, कि आप अपने आप को एक सिचुएशन से बचा सकें। बिल्कुल, हम भी इस चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी सभी अपने पेरेंट्स अपने बेटियों को मार्शल आर्ट जरूर सिखाएं। क्योंकि मैम हम सभी जानते हैं मार्शल कम्युनिटी शुरू से मेल डोमिनेटिंग रही है। तो बीइंग ए कोच, क्या आपको अपने 7 Dan डिग्री तक के सफर में मेल ईगो कॉम्प्लेक्स का कोई सामना करना पड़ा? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि कभी मुझको मेल ईगोस एंड कॉम्प्लेक्सेस से गुजरना पड़ा था कि नहीं। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से कि वो तो आज तक मुझको करना ही पड़ता है। समहाउ हमारे सोसाइटी में ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं कि कोई फीमेल हमसे और सीनियर हो सकती है, एंड वो भी एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट में। तो आई एम 7th Dan ब्लैक बेल्ट, तो हार्डली देयर आर एनीबॉडी इन इंडिया। तो कई मेल इंस्ट्रक्टर्स हैं जो आइडियली दे शुड बी बाउइंग टू यू, बट थोड़ा सा आई कैन सी लॉट ऑफ टाइम्स कि उनको बहुत दिक्कत होती है टू एक्नॉलेज कि कोई आपसे भी सीनियर है, कोई आपसे ऊपर लेवल पे है, which is very sad because एक तरफ तो आप बोलते हो कि स्पोर्ट्समैन हूँ मैं मास्टर हूँ, मैं आई एम अबव ऑल दिस, एंड दूसरी तरफ आपको मौका मिलते ही आप सामने वाले को एक्नॉलेज भी नहीं करते। सो which is a little sad, but I'm not saying कि दूसरा साइड भी है कॉइन का, जहाँ पे कई हैं जो आपको बिल्कुल they will give you the respect that you command. They will give it to you without any hesitation. There are men who acknowledge you and are very proud of you. So I guess balance हो जाता है because of them. किरण मैम, मैं सभी ताइक्वांडो खिलाड़ियों के बिहाफ पे आपको शुभकामनाएं देता हूं, और बहुत जल्दी जब हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी तब आप हिंदुस्तान की पहली महिला 8 Dan ग्रैंड मास्टर होंगी। उसके लिए आप अभी से हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करेंगे। Thank you so much for having me here, and I hope
I've answered all your questions. Thank you. Namaskar. तो दोस्तों, आज थी हमारे साथ मास्टर किरण उपाध्याय, जिनके ताइक्वांडो सफर को आपने उनकी जुबान से सुना। उम्मीद करते हैं कि आपको हम ये चीज़ एक्नॉलेज कराने में कामयाब हुए होंगे कि हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के सफ़र में किन किन लोगों का क्या क्या योगदान रहा है। ये सफ़र हमारा जारी रहेगा। यदि आप भी किसी ऐसे सीनियर खिलाड़ी को जानते हैं जिनको समय की गर्त ने भुला दिया है, तो आप हमारी नॉलेज में जरूर लेके आए। हम उनसे खुद संपर्क स्थापित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।